नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक और वीडियो आ चुका है, दैट इज वीडियो नंबर 4। इसके पहले 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, और उन 3 वीडियोस में हम लोग ने पूरा जो पार्ट ए है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का उसको मैंने कवर किया। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स थे, 8 चैप्टर्स थे, ठीक, जिसमें हमने पूरा जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने एक चैप्टर स्किप किया, चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। अदरवाइज चैप्टर 1 मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, उसके बाद चैप्टर 4 से लेके 8 तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग यहां तक हो चुका था। अब ये वीडियो नंबर 4 आया जो कि हमारा रहने वाला है पार्ट बी पे, बिजनेस का ही ये हमारा एंडिंग के 4 चैप्टर्स को पार्ट बी में कवर किया गया है। अब वो जो 4 चैप्टर्स हैं, अगर आपको याद होगा जो मेरा पहला वीडियो था बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट का, तो उसमें मैंने ऑल चैप्टर्स पार्ट ए जितने हैं उसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे, जो मैंने इस साइड लिखा था और उसी को मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट बी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जरूर से पढ़ने हैं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के एंडिंग में हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स में बातें बताएंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज को लेके भी, और प्लस इन सारे टॉपिक्स को जान लेने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से हमें पूछे जाएंगे थोड़ा उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। बट पहले टॉपिक पे आता है। तो हमारे पास पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो चैप्टर 9 10 है ये बेसिकली कवर करता है टोटल 15 मार्क्स, एंड जो 11 12 है ये भी हमारा कवर करता है 15 मार्क्स। हम लोग ने जो कल पढ़ा था पार्ट ए का वो 50 मार्क्स कवर किया था, 50। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों ये पूरा कवर करेगा 30 मार्क्स, तो 50 कल तक का एंड 30 आज, तो 80 मार्क्स हो गया हमारा। मेरा कोशिश रहेगा इस वीडियो 4 में हम इस चैप्टर 9 को और चैप्टर 10 को कवर करें, ताकि एक और हमारा जो बड़ा हिस्सा है पूरे बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी में खास करके वो कवर हो जाए। कोशिश रहेगा तो हम इन दोनों का वीडियो बनाएंगे, बट देखते हैं, बिकॉज आप लोग एग्जाम जस्ट कल के बाद ही है। मैंने कल के बाद क्यों कहा, बिकॉज हम बना रहे हैं वीडियो 25 तारीख को, आज तो होली है। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को होली बहुत अच्छा क्या होगा, बट अब होली बीत चुका है तो पढ़ना भी जरूरी है। तो ये वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं, कल कोशिश रहेगा अगर टाइम मिलेगा तो इसके कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैंने क्या पढ़ना है टॉपिक्स वो मैंने लिख दिया है, तो हो पाए थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हैं। हालांकि अच्छी बात ये है ना, ये दोनों चैप्टर्स है बड़ा आसान, खास करके ये वाला चैप्टर 12, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट है, बहुत बहुत सिंपल है, खुद से भी वह रीड करके क्लियर हो सकता है। हाँ, क्या पढ़ना है जरूर से वो ध्यान देना है। जो मैंने नहीं लिखा है उसको नहीं पढ़ना है ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे। कोई बच्चा अगर इस भ्रम में है कि सर आपने इतने टॉपिक लिखे नहीं पढ़े एग्जाम में जाएंगे, तो ऐसा वो ना करे। इसको पहले पढ़े और किसी भी कीमत पे इसको जरूर तैयार रखे, बाकी भी पढ़ना है वो तो ऑब्वियस ही बात है। अब चैप्टर 9 की पहले बात करें, शुरुआत इससे करते हैं। इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का जो हमारा स्टार्टिंग का हिस्सा था पार्ट ए का, वहां हमने मैनेजमेंट को पढ़ा डिटेलिंग्स में कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या था, फंक्शंस क्या था। उसमें हमने 5 नाम पढ़े थे, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं पार्ट बी में कि उसी मैनेजमेंट के शुरुआत में पहले एक वर्ड जोड़ दिया गया, दैट इज फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या जोड़ा और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने वहां साइड टॉपिक्स लिखा है। सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ना रहेगा एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होंगे। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, ये मैंने टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन किया है, बट ऐसा नहीं कि इतने से ही काम बनेगा। मैंने टॉप पे 2 हेडिंग और लिखा है, क्या क्या नाम उसका है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। हम क्यों हर एक टॉपिक को बोल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को कंसर्न था कि उनको टेक्स्ट थोड़ा सा देख नहीं पा रहे जो मैंने लिखा है। छोटा लिखने पीछे कारण से बड़ा सिंपल सा है, ताकि हमें बोर्ड पे ही मैक्सिमम चीजें मेरा पहले से अवेलेबल रहे, ताकि मुझे टाइम ज्यादा ना लगे पढ़ाते वक्त। और दूसरी बात, हम अपने इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखते हैं,
तो हम उम्मीद करेंगे जो भी वीडियो देख रहा है वो कोशिश करे कि अपने उस सेटिंग में जाके जो वीडियो का क्वालिटी होता है उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे रख ले। मोस्टली हम नोटिस किए कि बहुत लोग उसको 360 पे या 480 पे ही देखते हैं। बेहतर रहेगा उसको आप देखिए 1080 पिक्सल पे, तो आपका वो जो वीडियो है वो ब्लर नहीं होगा और टेक्स्ट विजिबल रहेगा। इसका ध्यान दीजिएगा। अब जो मैंने टॉप पे वो दो हेडिंग लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इसको मैंने लिख दिया है बट उतना कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो उतना कोई बहुत इशू नहीं है, बट जो मैंने नीचे लिखा है वो 3 चीज जरूर से पढ़ना है। और ये सब चीजें हैं पहले क्या, मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में जो भी टर्म्स दिख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, या कहीं कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर भी सुनते हैं हम लोग बहुत बार, और डिविडेंड डिसीजन, सब क्या है। तो इसको अगर समझना है, मतलब इस पूरे चैप्टर के शुरुआत से लेके अंत तक के पूरे अप्रोच को जानना है, इसका एक ही तरीका बेस्ट है, वो है कि हम इस चैप्टर के नाम का जो डेफिनेशन है उसको ही जान जाए, क्योंकि डेफिनेशन अपने आप में सब कुछ रिवील कर देता है कि चैप्टर में क्या आने वाला है आगे चल के। तो चैप्टर नाम क्या है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट अगर लिखा है तो मतलब हम चीजों को मैनेज करने वाले हैं, बट किसको मैनेज करने वाले हैं, उसके पीछे भी टर्म लिखा है, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस। तो बेसिकली यहां पे हम पैसे के मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, बट कौन सा पैसा और कहां पे मैनेज करने की बात हो रही है, किन किन एरियाज में मैनेज करने की बात हो रही है। तो यहां देखिए, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसे को अच्छे से हम कैसे एक्वायर करें, कैसे हम पैसे को अच्छे से पाएंगे, ये सबसे पहला टास्क है। भाई मेरे पास अगर पैसा ही नहीं आएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, मेरे हाथ में पैसा होगा तब ना मैनेज कर पाएंगे। तो पहले पैसे के आने का जो सोर्सेस है, होते तो बहुत सारे, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहां पे 2 सोर्स थे, बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड्स। तो यहाँ पे हम बोरोड ओनर्स उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे प्रिसाइज करते हैं कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे होना है कंपनी कॉन्टेक्स्ट में, इक्विटी एंड डेट, ये 2 हमारे मेन टूल होते हैं पैसे का अरेंजमेंट के तौर पे। पैसे का अगर हमको अरेंजमेंट देखना है तो ये हमारे पास 2 टूल्स होते हैं। तो दोनों में से किसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए पैसे के अरेंजमेंट के लिए और किसको कितना करना चाहिए, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस कैसे होगा। उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसा आ जाने के बाद उस पैसे का, मतलब पैसा एक्वायर हो गया, अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। मतलब एक तरफ पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा वो हमने डिसाइड किया, उसके बाद उस पैसे को आ जाने के बाद कहां कहां लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। मतलब उसको कहां कहां यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज जब करते हैं ना तो ऑब्वियस ही बात है उस यूटिलाइजेशन के बाद हम कुछ रिटर्न पाते हैं। मान लो मैंने पैसा कहीं लगाया तो मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा, तो उस रिटर्न को हम प्रॉफिट कह सकते हैं, मान लेते हैं। तो उस प्रॉफिट का क्या करना है, प्रॉफिट को बांट देना है उन लोगों में जिनसे मैंने पैसा लिया था शुरुआत में, या जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कौन है, यहां पे हमारे हैं शेयर होल्डर्स, यहां पे हमारे कौन है, क्रेडिटर्स। तो जो हमने कमाया वो हमें बांट देना है इन लोगों में या नहीं बांटना है, ये भी डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही लेता है। तो मतलब पैसा कहां से एक्वायर होगा, उसको कहां कहां इन्वेस्ट करना है, यूटिलाइज करना है, एंड उसके बाद उसको कहां कहां जो भी अर्निंग्स हमें मिलेगा उसे कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारे जो हमारे डिसीजंस हैं ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते हैं। अब पैसा कहां कहां से आएगा, उसे 2 सोर्स में बुक में लिखा है, इक्विटी एंड डेट। डेट मतलब होता है उधार, इक्विटी मतलब ओनर्स कैपिटल। पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है, उसकी 2 सोर्सेस हैं, या तो हम पैसा लगाएंगे उन चीजों में जो फिक्स्ड फॉर्म में होगा, जैसे मैंने मशीन में पैसा लगा दिया, मशीन खरीद लिया और पैसा मशीन को परचेज करने में लगा दिया, तो वो क्या है हमारा फिक्स कैपिटल। या उस पैसे को हम कहां लगा सकते हैं, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट आउट करने के लिए लगा दिए, वर्किंग कैपिटल में लगा दिए। तो ये भी 2 तरीके हो गए पैसे को कहां यूटिलाइज करना है। अब जो भी हमको रिटर्न मिलना है उसका क्या करना है, उसको सेव कर लेना है, मतलब किसी को नहीं देना है, रिजर्व सरप्लस बना लेना है, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है
डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को, इंटरेस्ट के फॉर्म में क्रेडिटर्स को। तो क्या करना है, इन सारे डिस्टेंस की जब बात करते हैं वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे बिजनेस के, हमारे कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कंपनी बेहतर तरीके से काम करे, वहां पैसे को लेकर कोई दिक्कत ना होने पाए। तो मोस्टली पैसे को लेकर दिक्कत कहां आता है, तीन सोर्सेस है। तो जब पैसा में कहां से अरेंज करना है वहां दिक्कत आएगा, ये पैसा आ गया तो कहां का इन्वेस्ट करना है वहां दिक्कत आएगा, और जब रिटर्न मिलना शुरू होता है तो उसको क्या करना है उस पैसे का, वो भी डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। अब यहां मेन चीज क्या है जो कि समझना है, इक्विटी और डेट। जो भी हम डिसीजन इसमें लेते हैं कि इन दोनों में से पैसा कहां से लिया जाए, यहां से या यहां से, वैसे डिसीजंस को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान देना है कि जो डिसीजन हम बेसिकली लेते हैं फाइनेंस के एक्विजिशन के तौर पे बिटवीन इक्विटी एंड डेट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और जो डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंस के यूटिलाइजेशन के तौर पे कि पैसा कहां कहां लगाना है, वेदर टू फिक्स्ड में या वेदर टू कैपिटल में, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि पैसा कहां कहां पे लगने वाला है या लगाना है उसके बारे में सोचा जाता है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड पैसा बांटना है कि नहीं बांटना है, ऐसे डिसीजंस को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। और इन तीनों डिसीजंस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। ध्यान देना है, ये फाइनेंसिंग लिखा है। पैसे को लेके जो हम डिसीजंस लेते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, जिसके तीन कंडीशंस हैं, या तो वो फाइनेंसिंग होगा, पैसा कहां कहां से आ रहा है उसको लेके डिसीजन होगा, या वो इन्वेस्टमेंट होगा कि पैसा कहां कहां लगने वाला है, और तीसरा डिविडेंड कि जो भी हम रिटर्न पाए हैं उसको कहां कहां पे कैसे बांट रहा है और नहीं बांटना है। और इस पूरे को अगर कंप्लीट सम अप कर दे एज अ होल, वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये तुम्हारा एक डेफिनेशन हुआ बेसिक सा। अब इस डेफिनेशन से भी क्या क्या पढ़ना है खासकर पहले वो समझ लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो दो हमारा है ना इक्विटी और डेट, जिसको मैंने फाइनेंशियल डिसीजन कहा है, इसका एक नाम और होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। जो हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं कैपिटल, मतलब इसको नहीं बोलते हैं इक्विटी और डेट। इनका जो प्रपोर्शन है कि किसी फर्म में इक्विटी कितना होना है, डेट कितना होना है, जो इनका प्रपोर्शन होता है, बैलेंस जो हम बनाते हैं कि कितना इक्विटी हो कितना डेट होगा। डेट मतलब मैंने बार बार कहा, डेट मतलब मरने की बात नहीं कर रहा है, डेट मतलब ये वर्ड है, इसका मतलब होता है उधार, जो हम लोन लेते हैं बाहर वालों से, ठीक, बोरो करते हैं। तो इन दोनों के प्रपोर्शन को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वेदर फिक्स्ड फॉर्म में या वर्किंग फॉर्म में, तो जो पैसा हम लगाते हैं फिक्स्ड फॉर्म में, इसमें फिक्स्ड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर कहेगा तो मतलब वो सवाल किसके बारे में पूछ रहा है। अगर वो कहेगा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग, तो वो इसकी बात कर रहा है। वर्किंग कैपिटल बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है। और अगर डिविडेंड की बात कर रहा है तो मतलब वो इसकी बात कर रहा है। तो आप गिन सकते हैं, यहाँ पे चार नाम आया, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन। और हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग डिसीजन भी कह सकते थे। तो इतने डिसीजंस हैं, इतने हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पढ़ना कौन कौन सा हमें पढ़ना है इस पूरे में, खास करके कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिविडेंड डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग लिखा है, ध्यान है। तो ये दोनों पढ़ना है। बट वहां तक जाने से पहले हमें एक हेडिंग और पढ़ना है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान से फॉर्म सुनिएगा। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, हम क्या हासिल करते हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करके। भाई कंपनी में जो पैसा हम एक्वायर किए, यूटिलाइज किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको मैनेज करके क्या हासिल हो रहा है, क्यों मैनेज करना पड़ रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉजिक क्या है, मोटिव क्या है, रीजन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी समझ सकते हैं आप, तो सबका आंसर एक ही होगा। तो मैंने यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। ये एग्जाम में अगर सवाल आता है तो मोस्टली आता है 4 नंबर का ही या 3 नंबर का, ठीक है, बहुत बड़े मार्क्स नहीं आता है।
तो जो भी आएगा, 4 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 याद रखना है। पहला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इनके वेल्थ को, उनका जो शेयर्स है उसके वैल्यू को बढ़ाने का जिम्मेदारी कंपनी का होता है। भाई किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ये अल्टीमेट किसकी वजह से होता है? कंपनी की वजह से ही होता है। कंपनी अगर ग्रो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो उसका इक्विटी शेयर का पर शेयर वैल्यू है बढ़ेगा, और कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है तो घटेगा। तो अगर बढ़ रहा है तो इसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? फायदा होगा हमारे शेयर होल्डर्स को। इमेजिन करिए कि मान लेते हैं आज से 20 साल पहले किसी ने अगर अडानी ग्रुप में या रिलायंस इंडस्ट्री में या टाटा ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स खरीद के, तो 20 साल के बाद आज 2024 में उसका जो वैल्यू है बहुत बढ़ चुका है। तो क्या जो वैल्यू बढ़ा है, क्या जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 20 साल पहले उन्होंने बढ़वाया है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ इन्वेस्ट किया था ना। 20 साल तक मेहनत उन कंपनीज ने किया, तब जाके जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था कंपनी में, उनका वैल्यू क्या हुआ? उनके शेयर्स का वैल्यू बढ़ा है और उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आज वो शेयर बेचते हैं तो जो उन्होंने उस टाइम मान लो फॉर एग्जाम्पल 200 में खरीदा था शेयर, पर शेयर 200 रुपए का, वो आज उनको वही पर शेयर 4000, 5000, 10,000 तक मिलेगा। तो इतना मल्टीपल पैसा मिलेगा। क्यों? कंपनी इसमें बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को, वेल्थ मतलब जो उनका पैसा लगा है कंपनी में, उसको मैक्सिमाइज कराती है। ठीक, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही टास्क है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो वेल्थ को बढ़ाएं, घटाएं बिल्कुल नहीं, स्टेबल भी नहीं रखें, उसको इंक्रीज ही करें एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराएं। यहां पे वेल्थ की बात है, यहां प्रॉफिट, दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉफिट मतलब कि ओवरऑल कंपनी भी अर्न करे। भाई एक होता है कि हम जो मेरे यहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं, जब वो क्रिएटर जो भी हो, शेयर होल्डर से क्रिएटर, एक तो हम उनके वेल्थ के बारे में सोचें, उनका वैल्यू एडिशन कराएं, बढ़ाएं, वैल्यू बढ़ाएं। एक होता है अपना खुद का भी प्रॉफिट इंक्रीज कराएं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब करेंगे ना तो कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा पाता है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी विदाउट प्रॉफिट मार्केट में टिक ही नहीं सकता, उसको प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट करे क्रिएटर्स के लिए। ऐसा ना हो कि कोई क्रिएटर पैसा मांगने आया, उसको दे ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है, ये दिक्कत हमारा अपना है। भाई क्रिएटर तो पैसा तो अपना मांगने आ रहा है ना, तो उसको अगर नहीं देते हैं तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक है। किसके लिए? हमारे अपने लिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने क्रिएटर्स को टाइम पे पैसा पे कर पाए और अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाए। ऐसा कब हो पाएगा? जब हम पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास कभी भी पैसे का दिक्कत ना होने पाए। मतलब मेरे पास लिक्विडिटी मतलब कैश इन हैंड होना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़ जाए उस पैसे को यूज कर सके, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हो या पेमेंट करना हो या व्हाट्सएवर। तो लिक्विडिटी हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वही दिक्कत है, हमें कहीं से बोरो करना पड़ेगा इंस्टेंटली, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो पैसा हमारे पास बना रहे, हम अपने क्रिएटर्स को टाइम पे पैसा दे सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, अपने शेयर होल्डर्स के भी, मतलब देख सकते हैं आप कि शेयर होल्डर्स की बात भी हो गया, क्रिएटर्स का बात भी हो गया, अपना खुद का बात भी हो गया, एंड प्लस फ्यूचर में कभी कोई इशू ना आने पाए तो पैसा हमारे पास होना चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन होना चाहिए, उसकी भी बात यहां पे हो गई। तो ये ऑब्जेक्टिव्स था। एग्जाम में मोस्टली अगर आता है ये सवाल तो बेस्ट होता है कि डेफिनेशन लिख दिया जाए शॉर्ट में एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिख दिया जाए। ये हमारा एक हेडिंग था, इसको देखिए। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। मैं बता दिया था कि जब हम पैसा यूटिलाइज करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं असेट्स में, तो जब हम फिक्स असेट में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग कह रहे हैं। ठीक, कैपिटल बजट डिसीजन कह रहे हैं। हम पैसे को वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी लगा सकते थे, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पैसे लगाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, और अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के लिए या फिक्स कैपिटल के लिए तो उसके फैक्टर्स क्या है। एग्जाम में इसके फैक्टर्स तो नहीं आएंगे शायद, बट हम बेहतर रहेगा हम लोग उसका इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ लें कि कोई कंपनी क्यों पैसे को यूटिलाइज करता है फिक्स कैपिटल के लिए भी।
मतलब वो अपना पैसा उन चीजों में भी लगा रहा है जो कि एक तरीके से क्या है, फिक्स्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम मशीन खरीद रहे हैं, वो क्या हमारे लिए फिक्स कैपिटल। फ्यूचर में हम कल को मान लेते पूरे स्मार्ट टीवी जो होता है जिसपे प्रॉपर पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा, वो परचेज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, तो वो भी क्या हमारे लिए फिक्स कैपिटल है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल पे जो पैसा अपना लगाते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत सिंपल इंपॉर्टेंस सर। पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। भाई हम पैसा फिक्स कैपिटल में लगाते ही इसीलिए बिकॉज हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करना है, हमें लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है और ज्यादा अर्न करना है लंबे समय तक, इसलिए हम अपना पैसा इसमें लगाते हैं। अब जिस पर्सन को नहीं कमाना लॉन्ग टर्म, तो वो कभी इस पे विचार भी नहीं करता। होता नहीं बहुत जो लोग पान का दुकान खोल के बैठे हैं या कोई ठेले लगा के बैठे हैं, वो क्यों ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म लेवल पे? क्यों वो जहां पे आज हम टिके रहते हैं 5-10 साल बाद भी? क्योंकि वो अपने बिजनेस स्केल अप नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस में फिक्स कैपिटल को मतलब यूटिलाइज नहीं करते हैं, बड़े बड़े मशीन्स नहीं लाते हैं, तो इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर पाना है तो हमको इस पे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल के लिए, जिसको हम कैपिटल बजटिंग कह रहे हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमको ये करना पड़ता है। फिर इसमें पैसा बहुत लगता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें पैसा लगेगा तो रिटर्न अधिक मिलेगा। हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न, लो द इन्वेस्टमेंट लो द रिटर्न। तो अगर अधिक कमाने का इच्छा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लगाना भी अधिक पड़ेगा शुरुआत में, तभी कुछ रिटर्न मिलता है अच्छा खासा। इसमें रिस्क बहुत होता है और रिस्क होना बुरी बात नहीं है। बहुत लोग क्या होता है रिस्क से डरते हैं, तो इसमें रिस्क होने की दिक्कत नहीं है। हम कितना उस रिस्क को कैलकुलेट करके इफेक्टिव बना रहे हैं और उसको एकदम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। पर रिस्क को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियस ही बात है, बिना रिस्क के प्रॉफिट भी नहीं मिलता, बिकॉज रिस्क का प्रॉफिट से डायरेक्ट कनेक्शन है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जो मैंने पढ़ा था अपने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 में कि बिजनेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिस्क से। तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन हाँ कहीं बुरा भी है। हमने एक मशीन खरीद लिया, बहुत बड़ा पैसा अधिक पैसा लगा के मशीन खराब हो गया कुछ समय के बाद, या आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो नुकसान भी हो सकता है बड़े लेवल पे। तो रिस्क तो रहता है, बट भाई उस रिस्क की वजह से क्या पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, पैसा इन्वेस्ट तो भी करते हैं। उसके बाद ये इरिवर्सिबल होता है, इसका मतलब एक बार पैसा इसमें लगा दिया जाए तो उसको वापस से रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं इरिवर्सिबल इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं बट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि भाई पैसा बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लग जाता है, तो उसको इरिवर्स करना मतलब वापस से रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत हमारे लिए वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस में आता है। भाई एक बार इसमें कूद गए तो आगे बढ़ जाओ। ये वैसे ही कुछ है कि जो हम बच्चों से कहते भी कि अगर डिसीजन लेना है तो बेस्ट होता है कि 1000 बार सोच लो पहले डिसीजन लेने से पहले, बट जहां हमने एक बार डिसीजन ले लिया फिर कभी मत सोचो। अब जो तुमने डिसीजन लिया वो सही था डिसीजन, गलत था डिसीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस डिसीजन को हमें सही साबित करना है। ऐसा बहुत लोगों ने कहा भी, बड़े बड़े पर्सनालिटीज ने, कि डिसीजन क्या लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं दैट मैटर्स। तो यहां पे इरिवर्सिबल है, तो जो हमने डिसीजन लिया अब उस पर आगे बढ़ना है, उसी को अपने बेनिफिट में लेना है। एंड लास्ट पॉइंट, ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म लेवल पे अफेक्ट कराता है, मतलब बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली ये डिसीजंस अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। कोई भी फर्म इस पे बहुत सोच समझ के विचार करता है और इस पे काम करता है, उनको पता है कि अल्टीमेट हमारा जो ग्रोथ है वो इन्हीं जगहों से निकलेगा। बाकी तो भाई हमारा बस फर्म को एक सस्टेन रखता है कि अगर डिविडेंड देंगे तो हमारे शेयरहोल्डर्स भागेंगे नहीं, वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगाएंगे तो हमारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस एंड नीड्स रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल रहेगा, मेंटेन रहेगा। या फिर डेट और इक्विटी को प्रोपोर्शनेट अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो हमारे पैसे का जो फ्लो है वो बिगड़ेगा नहीं। बट अल्टीमेट ग्रोथ तो इसकी वजह से हो रहा है ना, तो इस पे विचार करना बड़ा जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ध्यान देना है। तो मैंने तक बताया 2 हेडिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। अब आते हैं लास्ट हेडिंग, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मतलब होता है जो हम सरप्लस अर्न किए हैं उस पैसे का करना क्या है, क्या लोगों में बांट देना है, किसमें बांट देना है, शेयर होल्डर्स में। क्या बांट देना है कि नहीं बांटना है, और नहीं बांटना मतलब क्या होता है कि उसको हम सेव कर लेंगे। सेव कहां कर लेंगे, रिजर्व सरप्लस में।
तो या तो बांटेंगे या तो नहीं बांटेंगे। इन केस अगर बांटना है तो कब बांटेंगे, किस सिचुएशन में बांटना है, और नहीं बांटना है तो कब नहीं बांटेंगे। तो ये जो हमारे सिचुएशंस हैं जिसको कि हम फैक्टर्स कह सकते हैं कि इन डिविडेंड डिसीजंस को हम कब लेते हैं, किन सिचुएशंस में लेते हैं और क्या देख के लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स लिखे हैं। ये 8 फैक्टर्स होप पाए याद रखिए, कम से कम 6 तो याद रखना पड़ेगा मिनिमम, और बहुत सिंपल फैक्टर्स है, आसान है, हार्ड नहीं है। जैसे हमने पहले पॉइंट क्या लिखा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। भाई इसमें तो हम पैसा बांट दे रहे हैं ना, किसको बांट दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को। अगर बांट देंगे तो हमारे पास पैसा बचा नहीं, क्योंकि इसमें हम पैसा उनको दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, ठीक है, मतलब इक्विटी में। तो अगर उनको बांट देंगे तो वो पैसे लेके चले गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इससे हो ये रहा है कि अगर हम पैसा देते हैं तो हमारे पास नहीं बचेगा, और अगर पैसा नहीं देते हैं शेयर होल्डर्स को तो पैसा बच जाएगा। तो इन केस अगर हमको फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है तो बेहतर क्या है, डिविडेंड मत दो। अगर अपॉर्चुनिटीज है तो डिविडेंड न देना समझदारी है। क्यों, क्योंकि वो जो डिविडेंड नहीं देंगे ना तो पैसा हमारे पास रह जाएगा, और उस पैसे को हम फ्यूचर में अपने ग्रोथ के लिए ले सकते हैं। और इसका उल्टा भी है, मैंने एक ही लिखा है, इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर प्रेजेंट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बेहतर क्या है, डिविडेंड दे दो। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है और तुम पैसा तब भी अपने पास ही रख लोगे तो इससे ये लोग बुरा मान लेंगे और तुम्हारी कंपनी से पैसा अपना वापस निकालेंगे शेयर्स को बेच के, जो कंपनी की अच्छी बात नहीं है। तो समझदारी क्या है, जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड दिया जाए, अगर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में तो डिविडेंड ना देना भी ओके अच्छी बात है। उसी प्रकार कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारे पास कैश फ्लो का जो पोजीशन है वो अच्छा खासा है, मतलब है, पैसे का दिक्कत हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक कंसिडरेबल पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे का, तो हम डिविडेंड दे सकते हैं। बट अगर हमारे पास पैसे के ही लालवे पड़े हुए हैं, जैसे कोविड टाइम में क्या था कि बहुतों के पास पैसे ही नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात, जब पैसे नहीं होंगे तो समझदारी क्या है, डिविडेंड ना दिया जाए, और अगर पैसा है तो बेशक दिया जाए। एक तरफ पैसा भी है और डिविडेंड नहीं दे रहे तो इससे वो नाराज हो जाते हैं। समझदारी क्या है, अगर पैसे का फ्लो का दिक्कत नहीं है तो पैसा डिविडेंड देना चाहिए, और अगर पैसे का दिक्कत है तो उनको भाई समझा दो भाई पैसा नहीं है बाद देंगे, तो वो भी मान जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा अर्निंग स्टेबल है, एक अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी हमारे अर्निंग का है, तब तो डिविडेंड दो। अब हमारा खुद का अर्निंग ही स्टेबल, शॉर्ट में लिख रहे हैं बट हम बातों को बोल रहे हैं तो ध्यान सुनना है, और हो पाए तो कॉपी में लिखते रहना है। अगर हमारा स्टेबिलिटी है अर्निंग का, मतलब एक अच्छा खासा इनकम हम कॉन्स्टेंटली अर्न कर रहे हैं, तो तब हम डिविडेंड दे सकते हैं। बट अगर हमारा इनकम ही फ्लक्चुएटिंग है, आज कमा रहे हैं 10,000, कल कमा रहे हैं 1 लाख, फिर कमा रहे 2,000, तो ये पैसा फ्लो कर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो ऐसे केस में डिविडेंड को हमें कांस्टेंट नहीं देना चाहिए जब स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग का। बट अगर स्टेबिलिटी है तो डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर हमारा जो अर्निंग है बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, जैसे दिन का कमा रहे हैं करोड़ रुपीस, 1 करोड़ दिन का कमा रहे हैं पर डे का, तो महीने का 30 करोड़, तो अगर अर्निंग ही ज्यादा है तब हम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक। उसके बाद लीगल कॉन्स्ट्रेंट, जो भी हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो अगर हमें एक तरीके से पूरा करना है, मतलब उसमें लिखा है, मतलब अगर मान लेते हैं कि अंडर द कंपनीज एक्ट अगर ये बातें कहा गया है कि डिविडेंड देना है तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर मतलब एक लेवल पे देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें इतना कोई फॉर्मेलिटीज के लिए मतलब डिविडेंड में उतना कोई बात नहीं है, बहुत लिबरल है, तो नहीं भी देंगे चलेगा। तो अल्टीमेटली लीगल मतलब होता है क्या कि एक लीगल लेवल पे देखा जाता है कि अगर जरूरत है तो दिया जाए, नहीं जरूरत तो नहीं दिया जाए, कोई बहुत कंपल्सन नहीं होता, ये अल्टीमेट हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे शेयर होल्डर्स अगर वो रिच हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता कि उनको डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में डिविडेंड न दे चलेगा।
लेकिन अगर हमारे शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस वो पुअर टाइप के हैं और वो बेसिकली हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए ही इसीलिए थे कि उनको डिविडेंड मिलेगा, तो समझदारी क्या है, उनको डिविडेंड दिया जाए। अल्टीमेटली कहने मतलब क्या है कि अगर हमारे शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस ही था कि उनको डिविडेंड चाहिए तो दे देना चाहिए। अगर उनका प्रेफरेंस नहीं था, वो सिर्फ हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे शेयर्स में, उनको डिविडेंड ना भी मिले चलेगा, उनको उतना भी खुश रहेंगे, तो फिर उनको ना दे कोई बात नहीं। तो हमें बहुत बार शेयर होल्डर्स के मन के हिसाब से भी काम करना होता है। एक पॉइंट छूट गया, दो पॉइंट छूट गया, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर हमारे डिविडेंड को देने पे हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है तब बेशक दिया जाए। मतलब अगर हमारे डिविडेंड को देने पे हमारे अपने शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तब तो डिविडेंड दो। स्टॉक मार्केट में हमारे जो शेयर्स हैं जो लिस्टेड है, अगर उनका कीमत, उनका वैल्यू बढ़ रहा है डिविडेंड देने से, कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारे डिविडेंड पा रहे हैं शेयरहोल्डर्स वो खुश हो जाएंगे, वो मार्केट में और खरीदेंगे, और जो चीज जितना अधिक बिकता है उसका वैल्यू उतना बढ़ जाता है मार्केट में। तो अल्टीमेटली अगर हमारे डिविडेंड को प्रोवाइड करने से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम डिविडेंड दें, इफ नॉट तो उसका रिवर्स कर दें। लास्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब इसको बहुत सिंपल लगता है, होता क्या है ना कि टैक्स डिविडेंड जब गवर्नमेंट पे करता है, जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करता है तो उस डिविडेंड के पे के दौरान भी कंपनी को टैक्स पे करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने क्या किया दिमाग लगा के कि डिविडेंड दे दिया, मान लो 100 रुपया था, ठीक है, कंपनी ने उसमें से 30 रुपीज दे दिया डिविडेंड के तौर पे, और कितना बच गया 70, वो कंपनी क्या हो गया प्रॉफिट। अब क्या गवर्नमेंट जब टैक्स इंपोज करेगा उस कंपनी पे तो क्या कंपनी टैक्स इस पे करेगा? नहीं, कंपनी को स्टिल इस पे ही पे करना होता है टैक्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें से 30 चला गया डिविडेंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को इस पे ही टैक्स पे करना है 100 पे। तो मतलब अब कंपनी डिविडेंड के तौर पे 30 दिया होता या दिया होता 50 एज ए डिविडेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को स्टिल इस पे ही टैक्स देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा? 100 रुपए। तो अब समझदारी क्या है, कंपनी देखता है कि भाई जब हमको टैक्स पे ही करना है ऑल अमाउंट पे, तो बेहतर क्या है, जब हमारा कोई टैक्स रेट जो हम पे करते हैं, गवर्नमेंट जो हमसे मांगता है, जब वो लो रहेगा तब हम डिविडेंड देंगे, लेकिन अगर वो टैक्स रेट हाई है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी एक तो दिक्कत क्या है ना, अगर टैक्स रेट मान लेते हैं कि अभी 30% चल रहा था, बट गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करा के ना कर दिया 40%, तो इसका दिक्कत क्या हुआ कि एक तो 100 पे 40% देना पड़ेगा टैक्स, जो कितना आएगा 40 रुपीज, ऊपर से अगर 30 दे दिया डिविडेंड तो 30 डिविडेंड एंड 40 टैक्स, मतलब 70 रुपीज कंपनी चला गया टैक्स पूरा पे करके, तो हाथ में बचा 30 रुपीज। तो इसीलिए कंपनी क्या देखता है कि भाई जब टैक्स रेट लो रहेगा तब हम डिविडेंड देंगे, ताकि हमारा नुकसान कम से कम थोड़ा कहीं तो बचे। तो ये हमारा 7 फैक्टर्स हैं, इसमें से 8 फैक्टर्स हैं, मिनिमम 6 याद कर लीजिए सफिशिएंट है, कम से कम 6 पॉइंट। और मैंने 3 हेडिंग डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड फैक्टर्स ऑफ रिकमेंडेशन। इसके अपार्ट और भी पॉइंट्स थे कि वर्किंग कैपिटल के लिए फैक्टर्स क्या क्या है, तो जैसे मैंने यहां बताया ना पॉइंट डिविडेंड डिसीजन का, उसी प्रकार वर्किंग कैपिटल के भी डिसीजंस आप फैक्टर्स देख सकते हो, बहुत हार्ड नहीं बट वो भी ठीक है, बट ये 3 जरूर देखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का, इसको देखिए। ओके, तो अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग ने पढ़ा हम लोग ने अभी तक पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। मैंने शुरुआत में कहा था दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारा 15 मार्क्स है। तो अभी तक हम लोग ने लास्ट 3 वीडियोस में पढ़ा था 50 मार्क्स का, ये पूरा हिस्सा हो जाने के बाद 15 मार्क्स में और ऐड कर लीजिएगा तो 65 मार्क्स हम लोग पढ़ लेंगे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन दोनों कवर करने का, अगर पॉसिबिलिटीज बनेगा। फिलहाल हम लोग यहां तक कवर करते हैं अच्छे से। अब आते हैं कि पढ़ना क्या क्या है इस पर्टिकुलर
चैप्टर में मैंने यहां मेंशन किया है 3 हेडिंग्स, और ये तीनों हमारे लिए बहुत काम के हैं, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने वो 3 हेडिंग्स क्या क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट में पहला हमने पढ़ना होगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, एंड तीसरा सेबी के ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले इस चैप्टर का मेन थीम क्या है वो जान लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे पैसे का लेन देन या पैसे को लेके ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखते हैं, जिस जगह पे पैसे का हिसाब किताब हो रहा हो, उसका बाइंग सेलिंग हो रहा हो, जो भी सिक्योरिटीज भी अगर डील हो रहा है तो वो फाइनेंशियल है, ठीक है। तो जब कभी कोई ऐसा मार्केट जहां पैसे के लेन देन दिख रहे हो, एक मार्केट होता है जहां पे गुड्स का होता है बाइंग एंड सेलिंग, तो एक मार्केट ऐसा भी होता है जहां पे पैसे का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा होता है, पैसे का फ्लो हमको दिख रहा होता है, ट्रांजैक्शंस बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब ये मार्केट बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बुक में इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया मुझे पता है, बट हम लोग को उतना डिटेलिंग में नहीं जाना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था अपने पहले वीडियो में कि मेरा ये पूरा जो वीडियोस बन रहा है बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट का, ये बेसिकली स्ट्रिक्टली रहेगा बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि मुझे पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाना है। तो हम वही टॉपिक पिकअप कर रहे हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली बहुत काम के हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो पहले इतने पे काम करना हम लोग को। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बेसिकली ऐसा मार्केट होता है जहां पैसे का तो हिसाब किताब हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बट दोनों में अपने अपने कुछ अलग अलग क्वालिटीज हैं। प्राइमरी मार्केट में अलग कंडीशंस होता है फाइनेंशियल मार्केट का, एंड सेकेंडरी में अलग होता है। तो क्या होता है, मैंने टोटल 1 2 3 4 5 मैंने 5 बेसिस लिखा। ये सवाल 3-4 नंबर तक आ सकता है अगर आना होगा तो। मैंने क्या लिखा, पहला नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज यहां पे खरीदा या बेचा जाता है, हालांकि यहाँ पे सेल वर्ड बोलना गलत है, आगे बताएंगे वैसे क्या है, बट जो भी सिक्योरिटीज, अच्छा रहेगा ये बोलना कि जो भी सिक्योरिटीज यहाँ पे डील होता है वो फॉर द फर्स्ट टाइम होता है, मतलब न्यू सिक्योरिटीज रहता है। यहाँ का जो सिक्योरिटीज है वो नया होता है, जिसको कि पहली बार मार्केट में रखा गया है बेचने के पर्पज से। इसमें क्या होता है, वो सेकेंड हैंड होता है, मतलब वो एक तरीके से पहले से ही मार्केट में आ चुका था, वो दोबारा बिक रहा है, बार बार बिक रहा है। तो ये वैसे कुछ है कि इसमें जो सिक्योरिटीज होगा वो फर्स्ट हैंड होगा, न्यू होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में आया होगा डील होने के लिए। इसमें वो सेकेंड हैंड होगा, मतलब 2 बार 3 बार, वो बहुत बार वो ऑलरेडी उस मार्केट में रोटेट हो चुका होता है। इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, यहाँ पे दोनों होता है, बाइंग एंड सेलिंग बोथ, बट यहाँ पे ओनली बाइंग, सेलिंग यहां पे नहीं होता है। क्योंकि सेलिंग कब होता है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कब होगा, जब लोगों के पास सिक्योरिटीज होगा। बट यहां तो भाई जब सिक्योरिटीज ही न्यू है, नहीं पहली बार वो लोगों के पास जा रहा है, पहली बार जा रहा है, तो जब मतलब उनके पास पहले से है नहीं, तो जब पहले से नहीं है तो सेल कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज का सिर्फ बाइंग रहता है, बट यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग बोथ रहता है। लोकेशन की बात करें तो ये एनीवेयर, मतलब कि कहीं भी इस चीज को हम कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट के कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, इसको समझिए इस तरीके से, बट इनका एक फिक्स प्लेस होता है जिसको कि हम बेसिकली स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक मार्केट, बहुत सारे हैं। तो एक तरीके से इनका फिक्स प्लेस होता है जहां पे सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज डील होता है, बट प्राइमरी मार्केट में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। ये कहीं भी हो सकता है, 2 बैंक आपस में डीलिंग कर ले रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके दे कैन डू, तो वो कोई फिक्स प्लेस तो है नहीं। उसके बाद इनका जो प्राइस है वो डिटरमाइन कौन करता है, तो यहां पे तो भाई पहली बार बिक रहा है, तो जो पहली बार बेच रहा है मतलब कि कंपनी, जिसका वो कंपनी है, वो प्राइस डिटरमाइन करेगा, मतलब कंपनी प्राइस डिटरमाइन करता है। बट इसमें कौन डिटरमाइन करेगा, इसमें मार्केट करेगा। कैसे करेगा, उसके डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, मतलब मार्केट उस सिक्योरिटीज के उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होगा,
ना कि कंपनी। होता नहीं है कि एक कंपनी है उसका अब शेयर कितना होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये अब वो कंपनी बहुत ज्यादा उस पर अपना दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें होगा क्या कि वो एक तरीके से अब मार्केट डिसाइड करेगा। अगर कंपनी ग्रो हो रहा है तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ाएगा, उसको बेहतर उसका वैल्यू बढ़ाएगा। बट यहाँ पे तो भाई कंपनी इटसेल्फ को काम करता है, बट यहाँ पे मार्केट करता है। एंड लास्ट पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। इनका जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली होता है। इसका मतलब कि इनको डायरेक्टली पैसा मिला लोगों से, तो इनके पास जो फॉर्मेशन, जो पैसे का फ्लो है वो डायरेक्टली इनको मिलता है। इनका ग्रोथ या इनका कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली हो रहा होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इनका डायरेक्टली हो रहा होता है, बट इनका इनडायरेक्टली होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब कि भाई यहां पे तो अब जो पैसा एक बार मिल चुका कंपनी को वो दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो अब वो जो रोटेशन हो रहा है सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट में, वो रोटेशन बेसिकली इनडायरेक्टली कंपनीज को अपलिफ्ट करता है और उनके कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो अल्टीमेटली यहां पे कह सकते हैं कि इनको बेनिफिट होता है, बट इनडायरेक्टली इनको डायरेक्टली। ये 5 पॉइंट इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये डिफरेंस एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर के लिए अगर आता है तो इसी प्रकार, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा एलोबरेट कर दीजिएगा, एकदम ऐसे ही लिख के मत जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, इसका नाम क्या था, स्टॉक मार्केट। होता क्या ना, ये जो सेकेंडरी मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज बेसिकली दोबारा तिबारा या मोर देन 2 टाइम, मोर देन 3 टाइम सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो वो होता कहां पे है, किस जगह पे होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जिस मार्केट में सिक्योरिटीज हमारा बाइंग एंड सेलिंग हो रहा होता है मोर देन 2 टाइम्स, नॉट फॉर फर्स्ट टाइम, मोर देन 2 टाइम, तो ऐसे हम प्लेस को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, मतलब ऐसे स्टॉक मार्केट के फंक्शंस क्या हैं जहां पे स्टॉक मतलब जो सिक्योरिटीज हैं कंपनीज का, उनका एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो ऐसे केस में के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो मैंने यहां लिखे हैं बेसिक बेसिक फंक्शंस। क्या क्या लिखा है, सबसे पहला कि वो जो स्टॉक मार्केट है वो उनके सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्स करते हैं। आगे लिखा भी था कि उनका प्राइस कौन फिक्स करता है, मार्केट। मार्केट मतलब वही स्टॉक मार्केट। कैसे करता है, डिमांड सप्लाई को देखते हुए प्राइस फिक्स करता है। तो मतलब स्टॉक मार्केट ही तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये उनका पहला फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है कि उनका काम क्या है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे रहते हुए। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वो सिक्योरिटीज के प्राइस को फिक्स कराता है। दूसरा, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन दैट सेकेंडरी मार्केट, वो सेफ रहे, किसी का पैसा डूबे ना, किसी का पैसा ब्लॉक ना हो, कोई पैसा फ्रॉड में चला ना जाए, कोई चीट ना करे, कुछ ना होने पाए, दिक्कत ना आने पाए। तो रेयर केस में दिक्कत आए तो मतलब ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज के बाइंग एंड सेलिंग का, वो सेफ रहे और सेफ्टी का जिम्मेदारी इनके पास रहता है। ये इस चीज को ध्यान देते हैं। होता नहीं है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा बिल्डिंग है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे सिक्योरिटीज में डील हो रहा है, तो जो डीलिंग हो रहा है वो उस मार्केट के अंदर हो रहा है, तो उस मार्केट की जिम्मेदारी है कि वो उस एक्सचेंज डीलिंग को अच्छे से कराए बिना किसी लूप होल्स के। उसके बाद लिक्विडिटी मेंटेन करे। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि अगर किसी को ऑन द स्पॉट एट अ मोमेंट तुरंत बाइंग और सेलिंग कुछ भी करना है, सिक्योरिटीज को लिक्विफाइड करना है, कैश में रीजनरेट करना है, तो उसको मुश्किल ना होने पाए, वो इजिली इस चीज को कर सके, ये स्टॉक मार्केट ध्यान देता है। मतलब उनको पैसे का दिक्कत ना हो। आज हमने स्टॉक में पैसा लगाया 10 लाख रुपया, मुझे अगले दिन उसको वापस रिकवर चाहिए, तो ये अगले दिन मिल पाएगा, कौन इस बात पर ध्यान देगा, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी मेंटेन करता है। उसके बाद देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करता है एक लेवल तक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। बहुत बार देखा गया है कि जब भी बजट आता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उस गवर्नमेंट का उस बजट का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे कैसा होने वाला है, अच्छा या बुरा, इसको हम बहुत बार चेक करते हैं स्टॉक मार्केट को एज अ अपना बैरोमीटर मान के। क्या मान के, बैरोमीटर। इसको कहा जा सकता है कि एक तरीके से इंडिकेशन देखते हैं कि अगर बजट के आने के बाद
स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लोगों ने स्टॉक बजट को एक्सेप्ट किया, ये माना जाता है। और अगर स्टॉक मार्केट डिक्रीज होगा तो मतलब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका एक योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, नॉट ज्यादा लेकिन होता है। फिर ये हमारे देश में स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है लीगली नॉट इलीगली। स्पेकुलेशन क्या होता है? गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना। लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो स्पेकुलेशन का पार्ट है, ये इसको लीगल तरीके से ऑपरेट कराने में कौन मेन रोल क्रिएट करता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है। स्पेकुलेशन इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ये सिक्योरिटीज इन द मार्केट। और ये बेसिकली क्यों स्पेकुलेशन कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें लोग जुआड़ लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से, कुछ लोग सही तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट हो गए, ये लोग क्या है? ये लोग बेसिकली लीगल तरीके से उसको स्पेकुलेट करके अपना अर्निंग बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धोखा देगा, दिमाग लगा के अपना जुआड़ बना के पैसा कमा लेते हैं। जिससे एग्जांपल था हर्षद मेहता, वो उसको लिटरली स्पेकुलेशन के तौर पे उसको लिए थे और बहुत अच्छा खासा कमाए थे, जिसकी वजह से बहुत एक लंबा चौड़ा स्कैम हुआ था, जिसके बेसिस पे एक मूवी बनी हुई है सीरीज स्कैम 1992। तो वो अलग बात है, फिर बात करेंगे इस पे। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग है उसके प्रॉपर मार्केट हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल है 24/7। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इस चीज का ध्यान देता है। मतलब अगर मुझे बेचना है, खरीदना है हमारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, वो इजीली हो पाता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की वजह से। रूल्स रेगुलेशंस बनाना, गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना, किस तरीके से चीजें पूरा होगा, ये इन्हीं का काम है। एंड ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से फ्री एंड फेयर हो, कोई दिक्कत ना आए किसी के बीच में, जब वो एजेंट हो, इंटरमीडियरी हो, या फिर कोई ब्रोकर हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई बोरोवर हो, किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर दिक्कत आता भी है तो उसको सॉर्ट आउट करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस जरूर से पढ़ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 2 अब आता है लास्ट हेडिंग, इसको देखिए। ओके, तो अब हमारा है लास्ट हेडिंग जिसका नाम है सेबी। अब सेबी पहले है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? 1 मार्क्स में आ सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिकली है क्या ना, थोड़ा कनेक्ट करते हैं। यहां हमने क्या देखा कि सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग कराने की जो प्लेस है, जहां पे ये हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब जिस जगह ये हो रहा है उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल क्या एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तरह है जहां बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन उस स्कूल को भी तो गवर्न करने के लिए एक बॉडी होना चाहिए, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, इस तरीके से है ना। तो उसी प्रकार वेरियस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो सिक्योरिटीज को डील कराते हैं सेकंड हैंड बेसिस पे, जिसको हम सेकंड हैंड मार्केट भी कहते हैं। तो ऐसे केस में जहां पे सिक्योरिटीज सेकंड हैंड डील हो रहा है, तो उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को भी तो कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरवाइज, मॉनिटर करने के लिए कोई बॉडी होना चाहिए। तो बनाया गया है, किसका नाम दिया गया? सेबी। सेबी का काम है उन सारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको एक तरीके से असिस्ट करना, ये सब सेबी का काम है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको कब बनाया गया है? 1988 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1988। और जब बनाया गया था तो उस टाइम ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में था और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत काम करता था। लेकिन उसी समय जो ये हर्षद मेहता का केस चल रहा था और जब वो बहुत लास्ट स्केल पे स्केल अप होके बहुत सामने आ गया था, तब जाके इसको 4 साल के बाद 1992 में इनकी जो पावर्स हैं उसको और बढ़ाया गया, इनको और ज्यादा वेटेज मिला गवर्नमेंट से, उनको बहुत ज्यादा पावर मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो फंक्शनिंग वो और स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसको क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, वही सेम कि इसके पीछे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इसको बनाने के पीछे क्या लॉजिक रखा था। तो सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स है 3 हैं, उसको 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स
रेगुलेटरी टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं डेवलपमेंटल एंड कुछ होते हैं प्रोटेक्टिव। ये आसान प्रोटेक्टिव वाला कि सेबी बेसिकली कुछ प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी लेके चलता है कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करेगा, कोई भी अनफेयर फ्रॉड को होने से रोकेगा, मतलब ना होने पाए, देश में जो भी सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रहा है वो अनफेयर ना होने पाए, सब कुछ अच्छे से हो, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करने पाए। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बार कंपनीज क्या होती है ना कि वो आपस में ज्यादा कमाने के लिए ही इंफॉर्मेशन को लीक करा के विद इन द कंपनी में ही क्या करती है, उसको सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन स्पेकुलेशन के तौर पे अनफेयर तरीके से कमा लेता है, जो कि इलीगल है। तो ऐसे केस में इन सारी चीजों को रोकने का काम सेबी करता है। कुछ लोग तब भी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेबी उस पे एक्शन लेता है, बट बहुत लोग नहीं ले पाते नहीं कर पाते बिकॉज सेबी उस पे बहुत कंट्रोल रखता है। तो प्रोटेक्ट करने के मामले में ध्यान देता है, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो भी लीगल हो, अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना है, उसको भी ध्यान देता है। तो ये प्रोटेक्टिव हो गया। डेवलपमेंट में वो ट्रेनिंग देता है कंपनीज को कि कैसे काम करते हैं, सिर्फ कंपनी को नहीं, ब्रोकर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, बॉरोवर हो गया, एजेंट हो गया, इंटरमीडिएटरी हो, इन सभी को से भी ट्रेनिंग देता है कि कैसे डील करते हैं स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डीप रिसर्च देता है ताकि उनको कभी कोई कमी ना हो, इंफॉर्मेशन कोई गलती ना करने पाए, उनके साथ हमेशा जुड़ा होता है उनको अपडेट रखने के लिए इकोनॉमिकल लेवल पे। उसके बाद जो कैपिटल मार्केट है हमारा, उसको सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे भी एनहेंसमेंट मिले, उसको एक तरीके से रीच मिले। जैसे होता नहीं बहुत सारे फॉरेन स्टॉक मार्केट भी इंडिया में काम करते हैं, यहाँ के लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार इसका उल्टा भी है। हमारे स्टॉक मार्केट में क्यों फॉरेन कंपनीज या फॉरेन पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वो डेवलपमेंट अगर हम उसको ग्रो कराएं तभी ना ऐसा होगा। तो ये ग्रोथ का जिम्मेदारी किसका है? सेबी का है। और अगर बात करें रेगुलेटरी, इसमें क्या क्या आता है? रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपनीज के ट्रांजैक्शंस का, अच्छे से उनको ऑडिट करना, समय समय पे उनके ट्रांजैक्शंस को देखना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ अगर है तो उसको एक्शन लेना उसके ऊपर। साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशन बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज को रजिस्टर्ड करना ताकि कुछ भी चीजें इलीगल ना होने पाए। तो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको थोड़ा एलेबोरेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इतना भी याद है तो एग्जाम में लिखा जा सकता है, गलती नहीं होता कम से कम। तो ऑब्जेक्टिव सेबी के, फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, एंड प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस, ये 3 हेडिंग सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। और मैंने वहां डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स। तो हम लोग ने इस लेक्चर में 6 टॉपिक्स पढ़े हैं। मेरा मानना है कि 6 हेडिंग्स लगभग तैयार हो जाएगा 15 मार्क्स को कवर करने के लिए, फेस करने के लिए। बाकी मार्केटिंग का, कंज्यूमर राइट्स का, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है इसको भी एक बार देखिएगा, बुक पे बहुत सिंपल है। इसके पहले जो 3 वीडियोस ऑलरेडी बिजनेस का मैंने अपलोड किया था 1, 2, 3, जिसमें मैंने पूरा पार्ट 1 कवर किया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, उसको जरूर देखिएगा। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप उन बच्चों तक इस वीडियोस को दीजिए जो कि सच में ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े। मुझे पता है ऐसे बहुत से बच्चे हैं बिजनेस स्टडीज में भी जो ढंग से पढ़ते नहीं चीजों को, जिनको चीजें नहीं पता कि कैसे क्या होता है। तो बेहतर है कि आप उन तक जब पहुंचा देंगे ना तो वो इतना भी अगर पढ़ लेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसको एटलीस्ट अच्छे से फेस कर पाएंगे। अब 2 चीजों को लेकर बात मुझे करना बहुत जरूरी है इस पूरे लेक्चर खत्म हो जाने के बाद। 10 मिनट से आप और लेंगे अपना। अब वो जो 2 बातें हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठेंगे ना हम लोग, मतलब आप लोग, तो उस सिचुएशन में चीजें कैसे डील करना है हमको। तो 2 सवाल मैंने बच्चों की साइड से मोस्टली देखे हैं जो वो रेज करते हैं, पूछते हैं हम लोग से। सबसे पहला है उनका सवाल टू, उनका कंसर्न है क्या क्या है? पहला कि क्वेश्चंस को फेस कैसे करें, मतलब जो भी क्वेश्चन में आता है मोस्टली केस स्टडीज। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ रहा है, मतलब केस स्टडीज की फॉर्म जो मोस्टली आता है, आउट ऑफ 80 ये मान के चलिए कि कम से कम 50-60 मार्क्स का तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, 50 मान के चलते मिनिमम। तो ऐसे केस में उन क्वेश्चंस कैसे फेस करें, क्योंकि हम लोग ने तो बीते 4 वीडियोस में हेडिंग्स पढ़ा है, कॉन्सेप्ट जाना है, कंटेंट जाना है, लेकिन एक क्वेश्चन में कैसे वो घुमा फिरा के देगा वो हमने नहीं देखा। तो अब इसमें होता क्या है कि उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, उतना हमारे पास तो है नहीं।
तो हम क्या बताने जा रहे हैं एज ए हिंट के तौर पे आप लोगों के लिए, वो ये रहेगा ना कि जब भी कोई क्वेश्चन फेस करे उसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान दें उस केस स्टडीज को पढ़ते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए हैं, डिफरेंट डिसीजन के फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंस, डिफरेंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस में बहुत पढ़ा है ना टॉपिक्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, किसी केस को पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, आइडेंटिफाई करना कि वो किस चैप्टर का है, वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है। और उस केस स्टडी में जरूर से कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखा होता है उस पूरे पैराग्राफ में जो इतना तो आइडेंटिफाई करा देगा कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है। फॉर एग्जांपल उस पूरे क्वेश्चन में का प्लानिंग वर्ड दिख गया तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है वो क्वेश्चन प्लानिंग चैप्टर का है। उस पूरे चैप्टर में कहीं प्रिंसिपल्स की बात हो रहा है, अभी प्रिंसिपल वर्ड लिखाओ ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वहां पर प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्रोस्ट के एंड टेक्निक्स ऑफ आंसर ये एब्रू टेलर का, तो शायद उन 14 प्रिंसिपल्स की जो नाम है तो नाम वहां लिख देगा, या उन नाम का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर रहा है, दो बॉस कमांड कर रहे हैं एक ही सबऑर्डिनेट को, ऐसा बातें लिखा है कुछ केस स्टडी में। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अप्रोच है ये बेसिकली बात कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड का, जो कि चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है, हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ये है। तो अब इतना भी अगर हमें पता है ना तो वो हमें चैप्टर तो आइडेंटिफाई हो गया। अब चैप्टर आइडेंटिफाई होने के बाद सबसे बाद उसके बाद में क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक की बात कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करिए, ये पहला टास्क होना चाहिए, उसके बाद टॉपिक क्या आइडेंटिफाई करने का वो देखिए। बहुत बार हमारा सवाल ये रहता ही है कि उसमें किस चीज की बात कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन में कह देता है, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो भी बोलते हैं कि उसका बताइए मेरिट क्या है, या पूछ सकता है डीमेरिट, या पूछ सकता है फंक्शंस, या पूछ देगा प्रोसेस, या पूछ सकता है उसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ भी आ सकता है, या फीचर्स, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, है ना। तो एग्जाम में मतलब होता क्या है ना कि आइडेंटिफाई हमारा एक टास्क है, उसके बाद उसमें क्या करेगा वो सब्सिक्वेंटली इसमें इतना कुछ जोड़ देता है, कुछ भी जोड़ सकता है मतलब। तो केस स्टडी का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करना सीखिए चैप्टर कौन सा है, उसके बाद क्वेश्चंस में टॉपिक क्या है वो आइडेंटिफाई करिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो सही है गलत ये तो कोई नहीं जानता उस मोमेंट पे जब ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो बेहतर क्या है जो आइडेंटिफाई आया, जो दिमाग में आया उसको वहां पे लिखा जाए, फिर अब वो सही है कि गलत वो आप छोड़ दीजिए एग्जामिनर पे, जो कॉपी चेक करेगा देखा जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आइडेंटिफाई कर दें, और एटलीस्ट हम मानते हैं कि बच्चा यहां तो गलती ना करे कम से कम। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्गेनाइजिंग का, लिख क्या जा रहे हैं कंट्रोलिंग का, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा फिर। तो बेहतर क्या है कम से कम चैप्टर से आइडेंटिफाई करें, और चैप्टर आइडेंटिफाई तभी हो पाता है जब इनको चैप्टर बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो हम बीते 4 वीडियो में ये काम किए हैं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर 3 स्किप है तो 1 से लेकर 10 तक मैंने इन 9 चैप्टर्स के बेसिक बातें बताया ताकि एग्जाम से सवाल आए तो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस क्वेश्चन किस चैप्टर का है। उसके बाद टॉपिक कौन सा पिकअप कर रहा है ये भी आइडेंटिफाई करना इतना हार्ड नहीं है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। और इसके बाद अब क्वेश्चन को फेस करने में दिक्कत नहीं आता है। ट्राई करिएगा आप लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करिएगा, ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद, मतलब जितना मैंने टॉपिक्स अभी लिखा था तीनों वीडियोस में, सॉरी 4 वीडियोस में, वो टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद एक छोटा सा काम और करना है, या तो संदीप गर्ग या पूरम गांधी किसी एक की तरह, या फिर किसी के पास अलका वाली बुक भी अगर है, या किसी के पास अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आइडिया है, या जो भी किताब है एनसीईआरटी में किसी पास हो सकता है। हालांकि एनसीईआरटी में तो ना क्वेश्चन दिए नहीं होंगे एक्सरसाइज में, बट इन सब में क्वेश्चन भर भर के दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो कम से कम उसमें जो भी क्वेश्चन हमारे हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को, या मैच द कॉलम क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चंस, तो कम से कम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो मैच द कॉलम अलग अलग है। तो एटलीस्ट इन सारे किसी भी एक किताब का मैंने इतना लिखा है
हो सकता है कि ये बुक किसी के पास ना हो, कोई बात नहीं। तो आउट ऑफ दीज टू एनी वन, संदीप गर या पूनम गांधी, किसी एक का एक्सरसाइज आप देख लीजिए। तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में घुमा फिरा के पूछेगा, बिकॉज मैंने जो भी पढ़ाया 4 वीडियोस में वो बेसिकली बड़े मार्क्स को कवर कराता है, 1 मार्क्स को नहीं। 1 मार्क्स भी कवर कर सकता है थोड़ा बहुत, बट नॉट कंप्लीटली। तो 1 मार्क्स का थोड़ा मेहनत करिएगा, इसमें से जो भी रहेगा पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। केस स्टडी का इतना आपको ध्यान देना है। अब सेकंड और लास्ट हमारी बात बहुत काम का वो भी है कि हमें क्वेश्चन राइटिंग कैसे ध्यान देना है। क्वेश्चन राइटिंग पे कैसे ध्यान देना है। होता क्या है ना, जब भी हम अपने क्वेश्चंस को लिखें एग्जाम में, जितना हो पाए कोशिश करना है कि उसमें हम इंक्लूड कर पाए क्या, डायग्राम्स। और डायग्राम भी कब, स्टार्टिंग में। इससे होता ये है ना कि वो जो एग्जामिनर है ना, बहुत बार फिर हमारे आंसर्स को थोड़ा सा लीनियंट चेक करता है जब हम डायग्राम बना के उसको देते हैं, क्योंकि ये हमारे आंसर सीट को बेटर क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब उस चीज को बहुत अच्छे से दिखा देता है। और वो टीचर उस चीज को बहुत अच्छे वे में लेता है, उसको लगता है वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को लिखने से क्या होता है कि हमारा आंसर जो हम लिख के दे रहे हैं टीचर को ना, वो टीचर को इन्फ्लुएंस भी करेगा। और जहां हम आउट ऑफ 6 नंबर मान लेते हैं 5 नंबर पा रहे थे, वो टीचर हो सकता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब वो 6 दे देगा पूरा, वो 1 मार्क जो काट रहा था भी किसी वजह से, तो वो दे देता है, बिकॉज उसने वो आंसर को देख के वो इन्फ्लुएंस हो गया, खुश हो गया। अब सवाल है डायग्राम बनाए कैसे, एंड कुछ बच्चों का हमें चल रहा होगा अगर डायग्राम बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो अब टाइम लग जाएगा तो बेहतर है कि इस पे बात करिए कि एक ऑप्टिमम टाइम किसी पेपर को फेस करने के लिए कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये मैंने इकोनॉमिक्स में अकाउंट में बात नहीं कर पाए थे, मुझे इस बात का अफसोस है। एटलीस्ट यहां बता दें बिजनेस स्टडीज में कि एक ऑप्टिमम टाइम कितना होना चाहिए किसी क्वेश्चन को फेस करने के लिए, ये बताएंगे। फिर इस पे आते हैं, हमारा पेपर कितने मार्क्स होता है, 80 मार्क्स का, ठीक। कोई भी क्वेश्चन को जो हम फेस करते हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन को जो फेस करने जा रहे हैं, वो 1 मार्क्स का हो या किसी भी मार्क्स का हो, हमेशा अगर टाइम की बात करें तो जो ऑप्टिमम टाइम है उसके लिए करना क्या है, जो भी हम मार्क्स फेस कर रहे हैं उसका डबल कर देना है, वो हमारा उसका टाइम बन जाता है। जैसे कि अगर कोई सवाल 6 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, मतलब हमने कोई क्वेश्चन पिकअप किया जो कि 6 मार्क्स का है, चलिए मान लेते हैं वो क्वेश्चन हमारा इसी का आ गया। सवाल हमारा क्या आ गया कि हमको उसमें सेबी का ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये हमारा सवाल आ गया 6 नंबर का, ठीक है। अब वो जो सेबी के ऑब्जेक्टिव पूछा, मान लो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया है, उसमें कोई केस स्टडी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछ ही दिया कि एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अब हम ये पढ़े हुए हम लोग, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करना चाहते हैं, मतलब सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करते वक्त कितना समय लगे ये कैसे जानेंगे, सिंपल है। सवाल अगर 6 मार्क्स का है तो मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन पिकअप करेंगे उसका जितना मार्क्स हो उसका डबल कर दीजिए। तो अगर 6 मार्क्स का है तो डबल कर देना आएगा 12, वो जो 12 आया वो हमारा क्या बन जाएगा, मिनट, तो 12 मिनट। इसका मतलब कि हमें उस सवाल को एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए तो 12 मिनट में करना है। अब अगर ये चला जाए 13 मिनट, तो चला जाए 14 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जा सकता, जा भी सकता है 14 मिनट 13 मिनट, तो वो बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि 12 मिनट के आसपास तक हो जाए। अगर अच्छा स्पीड है और हम लोग कर लेते हैं 11 मिनट में तो वो और अच्छी बात है, बट 12 मिनट इज द बेस्ट। तो अगर इसी अप्रोच से हम हर सवाल को फेस करें, सवाल 4 नंबर का है तो उसका डबल 8, तो 8 मिनट, सवाल 3 मार्क्स का है उसका डबल 6, तो 6 मिनट। तो इस अप्रोच से करेंगे ना तुम्हारा पेपर टाइम पे खत्म हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसमें एक फायदा क्या है ना कि अगर 80 मार्क्स से टोटल है तो इसका डबल कितना होता है, 160 मिनट, मतलब 80 मार्क्स को करते करते हमारा 160 मिनट लग जाएगा। टाइम मिलता कितना है, 3 घंटा, मतलब 180 मिनट्स। तो मैं हमारे पास टाइम तो है 3 घंटा 180 मिनट्स, और हम अपने 80 मार्क्स से अकॉर्डिंग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 160 मिनट्स। तो मतलब हमारे पास स्टिल 20 मिनट्स का रिजर्व टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टाइम की कमी नहीं है,
अगर हम इस अप्रोच से किसी क्वेश्चन को फेस करते हैं तो हमारा पेपर टाइम पे खत्म भी होगा एंड टाइम बच भी जाएगा, रिवीजन भी कर पाएंगे। ओके, अब आखिरी बात जो हम बात कर रहे थे डायग्राम को लेके कि इसको कैसे करेंगे। भाई ऑब्वियस बात है, अगर सवाल 6 नंबर का है उसे कंप्लीट करना है 12 मिनट में, तो इतना कम टाइम और 6 मार्क्स का उसमें क्या करिए डायग्राम बनाने के लिए, तो बच्चे दिमाग में क्या आएगा सर इतना कुछ कैसे हो पाएगा इतने कम टाइम में। तो थोड़ा सा टाइम दिखाते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक सवाल बताएंगे, बाकी आप उसको हर जगह अप्लाई कर दीजिएगा। इमेजिन करिए सवाल सेव सवाल है कि हमें सेव क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स। तो अब ये हमारा सवाल है, ठीक है, तो इसे कैसे करें कि टाइम पे हो जाए और अच्छे से लिखा जा सके डायग्राम को इंक्लूड करा के। तो डायग्राम को मतलब यहाँ पे कोई कलाकारी नहीं करना है, बस जो हम लिखने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में लिख के देते। फॉर एग्जांपल हमने पता कि इसका जो ऑब्जेक्टिव वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, क्या क्या था, जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोग रफली एकदम बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत 3 हेडिंग्स में क्या कहते हैं। एक था उसका रेगुलेटरी, दूसरा क्या था डेवलपमेंटल, एंड तीसरा क्या था प्रोटेक्टिव। ये 3 था ना। अब इन्हीं 3 को हम अपना बहुत स्पीड में, कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करना है, पेंसिल से तुरंत ऐसे अपना कुछ भी इस तरीके से बना देना है। अब इससे हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके बाद हमें इसे करना क्या है, नीचे अपना लिखना है सेबी का। अब यहां अपना हमारा आंसर शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है रेगुलेटरी, जिसमें कि हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसको ऐसे लिखेंगे, कम से कम 3 तो लिखे। अगर 6 मार्क्स का है तो 3 3 3 9 पॉइंट हुआ, तो इतना सफिशिएंट है। 3 पॉइंट यहां लिख दिए, जो भी रहेगा ऐसे लिख दिए प्रॉपर वे में तरीके से, एक लाइन बहुत है या मैक्सिमम 2 लाइन। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल, उसमें भी जो 3 पॉइंट होंगे वो लिख देंगे, और तीसरा प्रोटेक्टिव और उसमें 3 पॉइंट। ठीक, अब इससे फायदा ये हुआ ना कि हमने क्या किया, जो एक नॉर्मल बच्चा क्या करता वो सिर्फ इस चीज को किया होता, बट बिकॉज ऑफ मैंने जो एक्स्ट्रा बात कहा जोड़ने के लिए कि डायग्राम जोड़ देना है, तो हेडिंग ये जोड़ने से क्या हो रहा है, वो टीचर को इन्फ्लुएंस हुआ, फिर हमने आंसर लिखा। अब इतना जब करेंगे ना, जो टाइम हमारा लगेगा टोटल, एक बार गिन लेते हैं। एक बच्चा रिकॉल भी कर रहा है, चीजों को ढंग से बना रहा है, लिख रहा है, तो मैक्सिमम इसमें लग जाएगा इसका 1 मिनट। और हम पर्सनली मानते हैं कि डायग्राम जो बनाते हैं ना, तो जो हम नीचे एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं उसी चीज को हम डायग्राम ऊपर बना देते हैं। अभी डायग्राम कैसे बनेगा, अब कभी अपनी किताब को खोलिएगा, पूनम गांधी, संदीप और जो भी रखे होंगे, हमेशा वहां बुक में क्या करता है, टॉपिक शुरू होने के पहले या खत्म होने के बाद हमेशा उसका एक फ्लो चार्ट बनाता है ना। उसी फ्लो चार्ट को तुम यहाँ क्या बनाने के लिए, कुछ अलग नहीं कह रहा है। और फ्लो चार्ट बेसिकली हमारे पूरे टॉपिक को कंक्लूड करता है पिक्चर फॉर्म में, जो कि टीचर को इन्फ्लुएंस भी करेगा एंड मार्क्स वेटेज एक्स्ट्रा दिला देगा। और उसमें टाइम बहुत कम लगता है, बस में हेडिंग लिखना होता है वहां पे से, यहाँ 1 मिनट लगा। फिर ये तीनों को लिखने में मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग लगेगा 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट। यहां पे लगेगा 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट। यहां पे लगेगा 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो अब गिन लीजिए कितना टाइम हुआ। सवाल 12 मार्क्स 6 मार्क्स का था, उसका डबल होता है 12, तो हमें क्वेश्चन करना है 12 मिनट के अंदर। गिनिए 1 4 7 10, कितना हुआ 10 मिनट। मतलब हमने इस क्वेश्चन को अगर फुल स्पीड में करते हैं बिना गलती किए, तो हम इस क्वेश्चन को 10 मिनट में कर दिए। 2 मिनट बच भी गया इस क्वेश्चन करते वक्त, एंड डायग्राम भी बन गया। तो समझिए, अगर इसी तरीके से हम हर जगह कर दें पूरे 80 मार्क्स के लिए, तो टीचर भी खुश, आंसर भी बेस्ट वे में रिप्रेजेंट हो गया, टाइम भी बच गया, और पेपर आगे चल के हमारा देखने में अच्छा भी लगेगा। और यही सब बच्चे टॉपर्स करते हैं। तो जो बच्चे वीक भी है ना, थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़े साल भर, तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ लीजिए आप लोग, साथ ही साथ ये सब चीजें फॉलो करेंगे ना, तो पेपर छूटेगा नहीं, पेपर उल्टा अच्छे से कवर होगा,
बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, ये यूनिक रहेगा हमारे बगल वाले दोस्त की कंपेयर में। वो तो नॉर्मल कर रहा है, वो सिर्फ इतने भी ध्यान दे रहा है, तो मार्क्स वो भी पाएगा, क्या पता वो आउट ऑफ 6 5 पाए। बट जब हम ऐसे करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि हम आउट ऑफ 6 पा सकते हैं। ये नहीं कह रहे पा ही जाए, बट पा सकते हैं। तो इतने भी ध्यान देना है। और बीते इस चारों वीडियोस में जो भी मैंने बातें बताया उसको अच्छे से लिख के पढ़ना है, ठीक है। एंड अपने उन दोस्तों को जरूर पहुंचाइए जो कि थोड़ा वीक हैं, चीजों को ढंग से नहीं पढ़े साल भर तक। अभी तक हम लोग 65 मार्क्स कवर किए हैं। कोशिश मेरा रहेगा कि हम वो जो 2 चैप्टर्स है मार्केटिंग एंड कंज्यूमर राइट्स उसको पढ़ाए उस वीडियो, बट स्टिल यहां तक जितना बताएं उस पर ध्यान देना है। केस स्टडी कैसे फेस करना है, किसी क्वेश्चन को फेस करते हुए टाइम कितना लगाना है, और क्वेश्चन कैसे लिखना है, इन पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि बिजनेस में सिर्फ कंटेंट जानना बड़ी बात नहीं है, उसको एग्जाम में कैसे हम लिख के रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं टीचर को बहुत मैटर करता है। तो रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, एंड टॉपिक क्या क्या पढ़ना है मैंने वो बता दिया शुरुआत में। तो इतने भी करिए, बिलीव पेपर अच्छा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना बहुत है। 2 चैप्टर मैंने यहाँ कवर कर दिया, इसके पहले 3 वीडियोस में मैंने कवर किया था 8 चैप्टर्स, स्किपिंग चैप्टर 3। तो इतना पढ़ना है, आगे और देखते हैं, वो बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्ते एंड धन्यवाद।